हमने स्थानांतरण कृषि को पढ़ा, गहन निर्वाह कृषि को पढ़ा और अब आगे हम पढ़ रहे हैं रोपण कृषि। कौन सी? रोपण कृषि। रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब होता है जिस फसल की हम पौध लगाते हैं। एक फसल होती है जिनका तो हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, और वो फसल जिनकी हम पौध लगाते हैं उस फसल को रोपण फसल कहा जाता है। रोपण कृषि को बागाती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बागाती कृषि। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की कृषि को करने के लिए बड़े बड़े बागान बनाए जाते हैं, इसलिए इस कृषि को बागाती कृषि भी कहा जाता है। यूरोपीय औपनिवेशों ने अपने अधीन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे उसमें कॉफी है, कोको है, रबड़ है, गन्ना है, अनानास है, इनकी पौध लगाई, क्योंकि जो चीज़ें उनकी वहाँ नहीं होती थी वो चीज़ें उन्होंने यहाँ उत्पादित की। अब हम बात करें थोड़ी इसकी विशेषताओं की, रोपण कृषि की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें, एक तो रोपण कृषि में जो बागानों का आकार होता है वो बड़ा होता है। इसमें खेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। रोपण कृषि में बागान लगाए जाते हैं। आप बोलते कॉफी के बागान, साग के बागान, कदे ये बोलिया कि साग को खेत, कॉफी को खेत, गन्ना को खेत, नहीं, इनके क्या लगाए जाते हैं बेटे? बागान लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि में बागानों का जो आकार होता है, बागानों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है? बागानों का आकार बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि रोपण कृषि हम कर रहे हैं व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं, व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अच्छा मुनाफा कमाएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ों का हम इसमें क्या करेंगे बेटा? सम्मिलित करेंगे। इसलिए इसमें क्या होता है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान व वैज्ञानिक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तकनीकी ज्ञान भी होना आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान व वैज्ञानिक विधियों का सॉरी विधियों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है। पहली चीज, बागानों का आकार इसमें बड़ा होता है। दूसरी चीज, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम व्यापार के उद्देश्य से इस कृषि को कर रहे हैं। तीसरी चीज, उच्च प्रबंधन तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक विधियों द्वारा इस कृषि को हम करेंगे। तीसरी चीज, ये कृषि एकल कृषि है। एकल कृषि, इस प्रकार की कृषि में एकल कृषि पर जोर दिया जाता है, यानी कि एक ही फसल बोई जाती है और उसी प्रकार ये किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में विकसित यातायात साधनों की आवश्यकता होती है। विकसित यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। विकसित यातायात के साधनों द्वारा बाजार और बागान आपस में सुचारू रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसमें विकसित यातायात या विकसित परिवहन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि श्रमिकों की भी अधिक आवश्यकता होती है। यूरोपीय व अमेरिकी लोगों ने क्या किया था? उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में इस प्रकार की कृषि को स्थापित किया था। देखो कहाँ कहाँ किया था, उसकी हम थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। जैसे फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका के अंदर कॉफी व कोको के बागान लगाए थे। किसने? फ्रांस वालों ने। फ्रांस वालों ने क्या किया? पश्चिमी अफ्रीका को अपने अधीन किया और वहां पर कॉफी और कोको के बागान लगाए। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाक के बागान लगाए। इन्होंने
ब्रिटेन, भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। ठीक है। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको के बागान लगाए। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। और अगर मलेशिया की बात करें तो ब्रिटेन वासियों ने मलेशिया के अंदर रबड़ के बागान लगाए। इसके बागान लगाए, रबड़ के बागान लगाए। स्पेन और अमेरिका ने फिलीपाइंस के अंदर नारियल और गन्ने के बागान लगाए। स्पेन व अमेरिका ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। ठीक है, 8 तक बात याद रही जैसी। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इन चीजों को। रोपण कृषि, रोपण कृषि का दूसरा नाम है बागाती कृषि। इस प्रकार की कृषि में जो बागानों का आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापार के लिए इस प्रकार की कृषि को हम कर रहे हैं तो उच्च प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान व वैज्ञानिक विधियों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये एकल कृषि है। इस प्रकार की कृषि में एक ही फसल पर अधिक जोर दिया जाता है। दूसरी चीज करें, इसमें विकसित यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, बागान और बाजार आपस में सुचारू रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अगली हम बात करते थे कि फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको के बागान लगाए। ब्रिटेन वालों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए और मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए। स्पेन व अमेरिका ने क्या किया, फिलीपाइंस में गन्ने और नारियल के बागान लगाए। ठीक है। अब एक चीज आती है फेजेंडा। फेजेंडा या का चीज है भाई, महत्वपूर्ण चीज आई है कि माने कि फेजेंडा किसे कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। इनका नियंत्रण अभी भी यूरोप वासियों के अंडर में है। तो ठीक है, फेजेंडा क्या है, फेजेंडा ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ये तो थी आपकी रोपण फसल। अब हम बात करते हैं वाणिज्य अनाज कृषि की, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो मुख्य फसल होती है वो मुख्य फसल गेहूं होती है। कौन सी होती है, गेहूं होती है। अन्य फसलों की बात करें, मक्का है, जौ है, जई है और राई है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो विरल जनसंख्या वाले स्थानों पर की जाती है। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। कहाँ, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्नों को रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, गोदाम, खाद्यान्न फसलों को रखने के लिए। बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। इसमें
खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक संपूर्ण जो कार्य होता है वो मशीनों द्वारा होता है। यानी कि खेत जोतने व फसल काटने संपूर्ण कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। मशीनों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पंखो चालू कर दे एडिटिंग भाई साहब, अन काटनी पड़ी। पंखो चालू करनो, बल्ब बंद करनो हो। इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। रही जैसी बात याद, है तो याद रही जैसी। इस प्रकार की कृषि को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। यह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। क्षेत्रों में की जाती है। अब वो क्षेत्र कौन कौन से उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे यूरेशिया का स्टेपीज शीतोष्ण घास का मैदान। कौन सा? स्टेपीज। यूरेशिया का स्टेपीज शीतोष्ण घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज घास का मैदान। अगली बात कर रहा अर्जेंटीना का पंपास। अर्जेंटीना का पंपास। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का कैंटरबरी। और दक्षिणी अफ्रीका वेल्स। वेरी मोस्ट एल। विस्तृत वाणिज्य जो कृषि है वो शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। उन शीतोष्ण घास के मैदानों के कौन कौन से नाम है वो यहाँ है। यूरेशिया के अंदर स्टेपिस घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान है। अर्जेंटीना का पंपास घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास का मैदान है। न्यूजीलैंड का कैंटरबरी घास का मैदान है। और दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स घास का मैदान है। ये जो घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ना कि उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, याद रहे जैसी। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत का मतलब होता है लार्ज स्केल पे फैला हुआ क्षेत्र, यानी कि बहुत दूर में फैला हुआ क्षेत्र। इस प्रकार की कृषि में जो मुख्य फसल होती है वो गेहूं होती है। और कहाँ की जाती है? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगर खेती का आकार देखते हैं, कृषि का अगर हम आकार देखते हैं, इसमें खेतों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। खाद्यान्न फसलों को रखने के लिए इसमें बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। खेत जोतने व फसल काटने तक संपूर्ण जो कार्य होता है वो मशीनों द्वारा होता है। मानव श्रम इसमें क्या होती है? कम होती है। प्रति इकाई उत्पादन इसमें कम होता है, और जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन इस प्रकार की कृषि में अधिक होता है। ये कृषि कहाँ की जाती है? ये कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंदर की जाती है। और जो घास के मैदान हमने आपको बताए थे
ये रहे। कौन सी जगह पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? देख लिए, यूरेशिया में स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, अर्जेंटाइन में पंपास है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्स घास के मैदान है। एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है आपके। ठीक है, काटो उमर साहब।